लेकिन फिर उसने सोचा कि कहीं और घर ढूंढने से बेहतर होगा यहीं पर रहना। और कबीर ने तो उसे फ्री में ही कमरा भी दे दिया था। थोड़े बहुत घर के काम करने से अगर वो महीने के 25,000 रुपए बचा लेती है तो ये डील उसके लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। उसने अपने दिमाग में सारी मैथ्स की और फिर अपने सेविंग्स के बारे में सोचने लगी। सब कुछ सोचने के बाद आखिरकार प्रियंका ने कबीर की शर्त मान ली। ठीक है, लेकिन तुम्हें हर टाइम अपने दिमाग में ये ख्याल रखना होगा कि तुम एक लड़की के साथ रह रहे हो। मेरी भी कुछ शर्तें हैं। तुम मेरे कमरे में बगैर मेरी इजाज़त के कभी नहीं आ सकते। और हाँ, झांकना तो बिल्कुल भी नहीं। ना मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी और ना तुम मेरे कमरे में। डील? हाँ, एक और बात, मैं सफाई कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं भी गंदगी फैलाते फिरो। अगर मुझे लगा कि तुम जानबूझकर गंदा कर रहे हो तो मैं चली जाऊंगी। हाँ तो अभी चली जाओ। उसकी बात सुनकर कबीर ने कहा। प्रियंका ने जब ये सुना तो उसे काफी तेज गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं सारी सफाई कर लूंगी। यहाँ तुम्हारी शर्तें नहीं, मेरी शर्तें चलेंगी। मेरे फ्लोर का व्यू पूरे एरिया में सबसे अच्छा है। अगर मैं सिर्फ अपनी बालकनी भी लोगों को रेंट पर दूं ना तो उससे भी बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। और यहाँ तो मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं ले रहा हूँ, बस थोड़ी सी सफाई तो करनी है तुम्हें। ये क्या बहुत मुश्किल काम है? लेकिन मैं भी तुम्हारी काम वाली नहीं हूँ। अगर मैं फ्री में कमरा ले रही हूँ तो तुम भी तो फ्री में काम वाली ले रहे हो। और तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो यार, क्यों मेरी जैसी लड़की के लिए दिक्कतें खड़ी कर रहे हो? प्रियंका ने कबीर से कहा, सुनो मैडम, ये रूल्स तुम सेट करना चाह रही थी, मैं नहीं। कबीर ने कहा, हाँ लेकिन रूल्स भी तो जरूरी है ना। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, इसीलिए मेरी और तुम्हारी दोनों की सेफ्टी के लिए रूल्स का होना बहुत जरूरी है। प्रियंका ने कबीर का जवाब दिया, तुम्हें मेरे से कोई खतरा नहीं है। तुमने तो देख ही लिया कि मैं बाकी लड़कों जैसा चीप नहीं हूं। तुमने तो पूरा ट्राई किया था मुझे अपनी शक्ल दिखाकर सारे काम करवा लो, और जब वो बात नहीं बनी तो तुमने मेरे से लड़ना चाहा। फिर भी तुम्हारी बात नहीं बनी तो अब तुम अबला नारी बन रही हो। एक बात बता दूं, मैंने तुमसे भी ज्यादा सुंदर लड़कियां देखी हैं और मुझे वो भी कुछ खास नहीं लगी। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कबीर के पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं था। उसका गोल सेट था, MIB में ज्वाइनिंग। अब उसका सिर्फ यही एक लक्ष्य था। लेकिन प्रियंका, जिसे अपने चेहरे और सुंदरता पर काफी घमंड था, उसे ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी। उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था, लेकिन अब यहां पर उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। ओ हेलो, तुम्हारी दिक्कत क्या है? एक बेचारी लड़की को इस तरीके से तंग करता है क्या कोई? प्रियंका ने भोली सी शक्ल बनाते हुए कबीर से कहा। भोली और तुम? क्या मजाक है। ये सुनकर तो कबीर अपनी हंसी को रोक ही नहीं पा रहा था। कोई भी भोली लड़की ऐसे मेरे जैसे लंबे चौड़े मर्द को जमीन पर नहीं गिरा सकती, और ना ही एक भोली लड़की पुलिस डिपार्टमेंट में क्रिमिनल टीम की हेड हो सकती है। प्रियंका को विश्वास नहीं हो रहा था कि कबीर ने कुछ ही सेकंड्स में उसके ID कार्ड से उसकी पोस्ट भी देख ली थी। हाँ, दूसरों के लिए मैं पुलिस वाली हो सकती हूँ, लेकिन जिसने खुद मुझे जमीन पर गिरा दिया हो उसके सामने तो मैं भोली लड़की हुई ना। कबीर उसके बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसने प्रियंका से कहा, जो भी है फालतू की बातें मत करो, सफाई का काम करना है तो करो, वरना यहां से दफा हो जाओ। तुम इंसान ही खराब हो, प्रियंका ने धीमी आवाज में कहा। फिर उसने अपना सामान उठाया और गेट की तरफ चलने लगी। अंदर ही अंदर वो चाहती थी कि कबीर उसे रोक ले, लेकिन जैसे जैसे गेट के पास जा रही थी ऐसा होने के चांसेस ना के बराबर लग रहे थे। आखिरकार प्रियंका ने रुकने का मन बना ही लिया। वो मुड़ी और जमीन पर अपना सारा सामान रख दिया। एक पुलिस वाली होने के नाते मैंने लोगों की मदद करने की कसम खाई है, और तुम्हें मदद की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद प्रियंका सामान लेकर अपने कमरे में गई और सारे सामान को सही जगह लगाने लगी। कुछ देर बाद उसने अपना बेड भी तैयार कर लिया था। उधर कबीर अभी राहत की सांस ले ही रहा था
कि उसे दरवाजे के बाहर लड़ाई की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज उसके दरवाजे के एकदम करीब से आने लगी। जैसे ही कबीर दरवाजे के पास पहुंचा, उसे वहां एक पतली और घुंघराले बालों वाली लड़की दिखाई दी। कबीर की नजर उसकी पलकों से होती हुई उसकी आंखों तक पहुंच गई। वो उस लड़की को निहार ही रहा था कि इतनी देर में वो लड़की अपना सामान लेकर अंदर आ गई। मेरा पूरा समय फ्लाइट्स में निकलता है। मैं जैसे ही घर में आती हूँ मुझे सिर्फ नींद की जरूरत होती है, और देखो ये मैनेजर चाहता है कि मैं अपना खाली समय घर ढूंढने में निकालूं। ये लो, अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे मेरा घर चाहिए, पैसा नहीं। इतना कहकर वो लड़की सीधा अंदर गई। उस लड़की ने कबीर को कुछ कहने या बोलने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही कबीर कुछ बोलता, मैनेजर उससे माफी मांगने लगता। कुछ देर तक ये ड्रामा चलने के बाद आखिर में कबीर ने हैरान होकर पूछा, यहां चल क्या रहा है? सर, मैं आपको बताना भूल गया था कि 4 में से 2 किराएदार यहां से जाने को राजी नहीं हुए। मुझे लगा था मैं उन्हें मना लूंगा, लेकिन वो दोनों कोई भी बात सुनने को राजी नहीं है। एक किराएदार पुलिस वाली और दूसरी एयर हॉस्टेस। लेकिन जिस तरीके की वो कार चलाती है, उस हिसाब से उसकी नौकरी सिर्फ शौक के लिए है। मेरे बॉस ने भी उनको मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हुई। मैनेजर की बात सुनकर कबीर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसकी रोती सूरत देखकर उसने कुछ कहा नहीं उससे। कबीर 4 फ्लैट इसलिए चाहता था ताकि उसके पास अपनी ट्रेनिंग के लिए ज्यादा जगह हो, लेकिन इस समय उसका और बहस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। प्रियंका, जो कि अपना कमरा सजा रही थी, अभी भी दूसरी लड़की के आने से अनजान थी। आज का लंच मेरी तरफ से है, तुमने मुझे यहां रहने दिया उसके लिए, प्रियंका ने अपने कमरे से निकलते ही कहा। कबीर ने उसकी बात सुनकर हंसकर जवाब दिया, क्यों, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? कबीर की बात सुनकर प्रियंका हैरान रह गई। कबीर ने फिर से उसकी चालाकी पकड़ ली थी। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? प्रियंका ने कबीर से पूछा। नहीं, कबीर ने जवाब दिया। बॉयफ्रेंड? मजाक कर रही हूं। चलो फिर लंच पर चलें, मुझे इतनी बहस करने के बाद बहुत भूख लग रही है। कबीर ने भी सोचा कि बाहर जाकर खाना खाना सही रहेगा, इससे उसे शहर के हालात के बारे में और अच्छे से मालूम चलेगा। लेकिन प्रियंका का इरादा कुछ और ही था। दरअसल वो कबीर को अपने साथ ले जाकर अपने ऑफिस कलीग्स को जलाना चाहती थी। उसने जानबूझकर ऐसा रेस्टोरेंट चुना जहां वो अक्सर अपने कुलीग्स के साथ खाना खाने जाया करती थी। वो कबीर के गुड लुकिंग होने का फायदा उठाना चाहती थी। अगर उसके कुलीग्स प्रियंका को कबीर जैसे लड़के के साथ देखेंगे तो उनके मन में आग लगनी तय थी, और शायद इस जलन के चलते क्या पता वो लोग कबीर को सबक सिखाने की कोशिश भी करें। ये सब सोचकर प्रियंका मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। कबीर ने अपनी गाड़ी नहीं ली थी, इसीलिए प्रियंका की गाड़ी से ही वो लोग लंच के लिए निकल गए। कबीर की नजर खिड़की के बाहर शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और रोड पर थी। उसे पूरे शहर में बड़े बड़े मॉल और बैनर्स दिखाई दे रहे थे। उनमें से कई बैनर्स पर जेनिफर के एड्स थे। पूरे शहर भर में जेनिफर की फोटो लगी देखकर उसे वो शहर थोड़ा और पसंद आने लगा। तभी अचानक कबीर ने प्रियंका से कहा, तुम्हें पता है मुझे कोई भी लड़की सुंदर क्यों नहीं लगती? क्योंकि मेरी बीवी जेनिफर है। प्रियंका ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, अगर जेनिफर सच में तुम्हारी बीवी हुई तो मैं अपनी नौकरी छोड़कर तुम्हारी काम वाली बन जाऊंगी। हाँ, अरे मैं मजाक कर रहा था, सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कबीर ने कहा। उसे बोलते ही एहसास हो गया था कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। मैं भी मजाक कर रही थी। अगर तुम सच में जेनिफर के पति निकले तो मैं तुम्हारी कामवाली नहीं, दासी बन जाऊंगी। दोनों कुछ देर बाद रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गए। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि प्रियंका उसको सिर्फ एक लंच के लिए इतनी दूर क्यों लेकर आई। फिर उसकी नजर बगल के पुलिस स्टेशन पर गई। हम पुलिस वालों को यहाँ बहुत डिस्काउंट मिलता है, मैंने सोचा क्यों ना हम भी फायदा उठाएं। और यहाँ का खाना भी टेस्टी होता है, काफी एकदम घर जैसा। कुछ ही पल में दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। प्रियंका के ऑफिस कोलीग्स जो पहले से वहां मौजूद थे, उन्होंने उन दोनों को देख लिया।
हे, वो लड़की तो हमारी डिपार्टमेंट की है ना? उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा। ये तभी किसी को भाव नहीं दे रही थी, इसका तो बॉयफ्रेंड है यार, दूसरे पुलिस वाले ने कहा। कबीर और प्रियंका रेस्टोरेंट में आकर बैठ चुके थे और कबीर ने खाने का ऑर्डर कर दिया था। इस दौरान प्रियंका कबीर से कई तरीके के सवाल कर रही थी। दूसरी टेबल पर बैठे प्रियंका के कोलीग्स की नजर सिर्फ उन दोनों पर ही थी। सब लोग कबीर को ही देखे जा रहे थे। प्रियंका खुश थी क्योंकि वो जैसा चाहती थी ठीक वैसा ही हो रहा था। जहां एक तरफ वो कबीर को ये दिखाना चाहती थी कि उसके ऑफिस के सारे लोग उसके पीछे पागल हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अपने कोलीग्स को भी कबीर से जलाना चाहती थी। वो अपने स्टेशन की इकलौती लड़की थी और इसी वजह से सभी की अटेंशन सिर्फ उसी पर ही टिकी रहती थी। वो कबीर की बदतमीजी हमेशा नहीं सह सकती थी, इसी वजह से वो अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए उसे यहाँ लेकर आई थी। हे सारण, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या भाई है? खाकी वर्दी में एक आदमी ने उनके टेबल के पास आकर कहा। उसके साथ उसके 3 साथी भी थे। वो सब कबीर और प्रियंका की टेबल के आसपास घेरा लगाकर खड़े हो गए थे। निखिल, मुझे तंग मत करो, ये ना ही मेरा भाई और ना ही मेरा बॉयफ्रेंड, हम सिर्फ दोस्त हैं, प्रियंका ने उस आदमी का जवाब दिया। ये कौन सा दोस्त है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? निखिल ने प्रियंका से पूछा। तो नाम क्या है तुम्हारा? निखिल कुर्सी पर बैठा और कबीर की तरफ देखकर पूछने लगा। इसका नाम कबीर है, प्रियंका ने उसका जवाब दिया। प्रियंका का जवाब सुनकर निखिल ने चिढ़कर बोला, मैंने उससे सवाल किया है, तुम क्यों बीच में जवाब दे रही हो? क्या लगता है तुम्हारा ये? मेरा नाम कबीर है और मैं तुम्हारे दोस्त का बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं हूं, कबीर ने भारी आवाज में जवाब दिया। अच्छा, तू काम क्या करता है? निखिल ने कबीर से पूछा। अंदर ही अंदर निखिल कबीर से बहुत चिढ़ रहा था, लेकिन उसने अपने आप को काबू में करके रखा था। अब तक कबीर भी समझ चुका था कि प्रियंका उसे यहाँ क्यों लाई है और इसी वजह से वो किसी भी तरीके की लड़ाई नहीं चाहता था। तभी अपना खाना साइड करते हुए कबीर ने कहा, देखो, मैं कोई चोर नहीं हूँ जो तुम मुझसे पूछताछ कर रहे हो। मैं यहाँ सिर्फ खाना खाने आया था और अब मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, कबीर की बात सुनकर प्रियंका ने कहा। प्रियंका के इस बात पर निखिल आग बबूला हो गया और उसने कबीर से चिल्लाकर कहा, ओए चल निकल यहाँ से तू। ये तुम क्या कर रहे हो निखिल? कबीर मेरा रूममेट है, मैं उसको यहाँ लंच पर लेकर आई थी और इसमें क्या बड़ी बात है? प्रियंका ने निखिल को शांत कराते हुए कहा। रूममेट? ये सुनकर निखिल ही नहीं, वहां खड़े सब लोग हैरान हो गए। तुम्हें पूरे दिल्ली में कोई और घर नहीं मिला जो तुम्हें इस तरह के चीप आदमी के साथ रहना पड़ रहा है? निखिल ने कहा, मैं कहीं भी रह सकती हूँ, उससे तुम्हें क्या? और तुम्हें पता भी है मेरा घर है कहाँ? दिल्ली के सबसे महंगी बिल्डिंग में रहती हूँ मैं, वहाँ का रेंट 50,000 से कम नहीं है। तुम्हारी औकात भी है इतना रेंट पे करने की? प्रियंका की ये बात सुनकर निखिल चुप हो गया था। वो एक आम पुलिस वाला था, महीने का 50,000 रेंट उसके देने की हैसियत नहीं थी। प्रियंका, जैसे ही मैं अपने केसेस से फ्री होता हूँ तुम्हारे लिए घर देखना शुरू करूंगा। ये कहते हुए निखिल ने कबीर की तरफ देखा और आगे कहा, तुम्हारा ऐसे किसी अजनबी के साथ रहना ठीक नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। मैं इसके साथ सेफ हूँ, तुम्हें देखकर पता नहीं चला कि कबीर कितना स्ट्रांग है? साफ साफ पता चल रहा था कि प्रियंका निखिल को उकसाना चाह रही थी। अच्छा, ये सही बोल रही है क्या? निखिल ने कबीर की तरफ देखकर कहा। कबीर बिल्कुल भी लड़ाई के मूड में नहीं था, इसीलिए उसने वहां से चले जाना ही सही समझा। हाँ, जब मुझे गुस्सा आया मैंने इसको मार गिराने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझ पर पलटवार कर दिया। कहना पड़ेगा, दम तो है बंदे में, वरना ये कोई आम बात नहीं है, प्रियंका ने कहा। प्रियंका के शब्द थे तो बहुत सिंपल, लेकिन उसके एक एक शब्द निखिल और उसके साथियों को गुस्सा दिला रहे थे।
क्या हुआ? तुझे क्या लगता है तू ऐसे ही जा सकता है? निखिल ने कबीर को रोक कर कहा। जितनी देर में निखिल कबीर से बात कर रहा था, उतनी ही देर में उसके दो साथियों ने कबीर का रास्ता ब्लॉक कर दिया। कम ऑन यार, यहाँ सब पुलिस वाले हैं, सब साथी हैं, एक दूसरे से लड़कर कुछ भी नहीं मिलेगा, कबीर ने कहा। ये सब देखकर प्रियंका सीधा निखिल के पास आ गई और कहने लगी, तुम लोग यहाँ करना क्या चाहते हो? तुम चिंता मत करो, ये हम मर्दों के बीच की बात है। और तुझे तुझे किसने कहा कि हम साथी हैं? हाँ, निखिल ने कबीर से कहा। मैं भी पुलिस वाला ही हूँ, सिर्फ इसी वजह से प्रियंका को अपने साथ रहने दिया, वरना मैं ऐसे किसी को भी घर नहीं देता, कबीर ने निखिल को अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा। तेरी पोस्ट तो बस हवलदार के बराबर है, हैं? निखिल ने मजाक करते हुए कहा। कबीर को शुरुआत में सिर्फ पेट्रोलिंग के काम ही करने पड़े थे। उसकी पोस्ट वहां मौजूद क्रिमिनल डिपार्टमेंट के लोगों से काफी नीचे थी। ये सुनकर प्रियंका भी एक पल के लिए चौंक गई थी। अगर उसे पता होता कि कबीर भी एक पुलिस वाला है तो वो उसे कभी यहाँ नहीं लाती, लेकिन अब बात उसके हाथ से निकल चुकी थी। वो अब सब कुछ रोकना चाहती थी, लेकिन निखिल ने उसे बीच में बोलने से रोक दिया और हंसते हुए कबीर से कहा, तू अपने आप को मेरा साथी बता रहा था? ये सुनकर उसके पीछे खड़े साथी जोर जोर से हंसने लगे और बोले, निखिल क्रिमिनल डिपार्टमेंट में है, उसकी हाइट और बॉडी तो देखो, तुम हमारे बराबर कभी नहीं हो सकते। क्रिमिनल डिपार्टमेंट क्या होता है इसका अंदाजा भी है, हाँ? लेकिन फर्क क्या पड़ता है, हम सभी तो लोगों के लिए काम करते हैं ना, कबीर ने जवाब दिया। निखिल कुछ बोलने ही वाला था कि प्रियंका ने उससे कहा, देखो अभी यहाँ से तुम जाओ अपना खाना खत्म करो। अरे ऐसे कैसे, इसने तुम पर हाथ उठाया है, इसको इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? क्या इसको इतना भी नहीं पता कि लड़कियों से कैसे बिहेव किया जाता है? लगता है इसे समझाना ही पड़ेगा। तभी कबीर ने प्रियंका की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मेरे से सॉरी सुनना चाहती हो? क्या? नहीं, अरे निखिल की बात पर ध्यान मत दो, प्रियंका ने कबीर का जवाब दिया। यह सुनकर निखिल और गुस्सा हो गया। इसको तेरी माफी नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू इससे माफी मांगे। निखिल की आवाज ही बता रही थी कि वो मामला शांत करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। कबीर का भी पारा अब चढ़ चुका था, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कबीर ने उसके रास्ते में खड़े निखिल के दोनों साथियों को धक्का दिया और निखिल से कहा, अगर मैं माफी नहीं मांगू तो क्या? तुझे क्या लगता है क्या होगा? निखिल ने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा। प्रियंका को होने वाली लड़ाई की भनक लग गई थी, इसीलिए उसने सबको शांत कराना चाहा। तुम सब शांत हो जाओ, यहाँ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं वो सारे काम करूंगा जो एक बॉयफ्रेंड करता है, निखिल ने प्रियंका से कहा। निखिल की बात सुनकर प्रियंका को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। तो सिर्फ एक हवलदार है, मेरी ताकत तुझसे कई गुना ज्यादा है। सिर्फ ताकत ही नहीं, मेरे स्किल्स की बराबरी तो तू अपने सपने में भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर तुझे इसको लेकर कोई डाउट है तो क्यों ना एक छोटा सा कंपटीशन हो जाए? निखिल ने कबीर की तरफ देखकर कहा तो उसकी बातें सुनकर कबीर ने पूछा, किस चीज की कंपटीशन? गन असेंबली, निखिल ने कहा। इसके बाद निखिल ने तुरंत अपनी गन निकाली और कहा, एक पुलिस वाले के लिए अपने गन को असेंबल करना बहुत जरूरी होता है, तो देखते हैं कि तुझे कितने अच्छे से आता है। ये सुनकर कबीर थोड़ा झिझक गया, उसको अभी तक गन का लाइसेंस नहीं मिला था। अभी मेरे पास गन नहीं है, कबीर ने कहा। तो फिर कंपटीशन की भी जरूरत नहीं है, प्रियंका ने बीच में ही कहा। अब क्रिमिनल डिपार्टमेंट वालों से ये बिल्कुल भी compete नहीं कर सकता, और निखिल से तो सपने में भी नहीं। अब तो फिर ये लड़ाई यहीं खत्म होती है। इतना बोलकर प्रियंका कबीर को वहां से ले जाने लगी। निखिल प्रियंका की बात मानना तो चाहता था, लेकिन कबीर को लेकर उसका गुस्सा बहुत तेज था। वह जाते जाते भी कबीर को ताना मारने लगा, तू लड़ नहीं सकता इसीलिए लड़की के पीछे छुप रहा है ना? प्रियंका, अगर तुम्हें इस तरीके के आदमी पसंद है तो फिर
मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो एकदम यूजलेस आदमी है। हवलदार से ऊपर ये कुछ बन भी नहीं पाएगा। निखिल, बदतमीजी मत करो, हम सब पुलिस ऑफिसर्स हैं, किसी के पोस्ट से क्या फर्क पड़ता है, प्रियंका ने कहा। कबीर लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि किसी की बेइज्जती सहे। अब बात उसकी इज्जत पर आ गई थी। उस केमिकल की वजह से वो पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था, लेकिन अभी भी उसमें इतनी ताकत तो थी कि निखिल जैसों को कुछ ही देर में हरा दे। कबीर मुड़कर निखिल की तरफ गया और उससे बोला, मैं हमेशा से क्रिमिनल डिपार्टमेंट के लोगों की स्ट्रेंथ देखना चाहता था। बोल, तुझे कौन सा कंपटीशन करना है? कबीर की बात सुनकर निखिल ने और करीब आकर कहा, चल बताता हूं तुझे। कबीर, तुम ये शुरू मत करो अब। दोनों को कंपटीशन के लिए तैयार होता देखकर प्रियंका ने कहा। कबीर प्रियंका को इग्नोर करता हुआ निखिल के साथ रेस्टोरेंट के बगल वाली पुलिस बिल्डिंग में चला गया। उस जगह पर काफी सारे ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स रखे हुए थे, जैसे कि बॉक्सिंग स्टेज और शूटिंग रेंज। वो दोनों एक टेबल के पास आ गए और निखिल ने अब अपने साथी का बंदूक लेकर कबीर के सामने रख दिया। मेरे कहने पर हम गन को असेंबल करना शुरू करेंगे। जो भी पहले गन को असेंबल कर लेगा उसे वहां लगे बोर्ड पर फायर करना होगा। ऐसे हम गन असेंबली का ही नहीं बल्कि निशाने का भी कंपटीशन कर लेंगे। निखिल, ये सही नहीं है, तुम क्रिमिनल डिपार्टमेंट में हो और ये तुम्हारा रोज का काम है। कबीर को इन सब की आदत नहीं है, प्रियंका ने कहा। मैंने नहीं कहा, ये तो तुम्हारे कबीर ने कहा है मुझसे। ठीक है, अगर मैं हारता हूं तो मुझे प्रियंका से माफी मांगनी पड़ेगी, है ना? यही तो है, कबीर ने कहा। और इससे दूर ही रहना है, निखिल ने कबीर से कहा। और अगर तुम हारते हो तो? कबीर ने पूछा। तुम्हें लगता है मैं हार जाऊंगा? यहां तुम किसी से भी मेरे कैपेबिलिटीज के बारे में पूछ सकते हो। बड़े आए, निखिल ने हंसकर जवाब दिया। तो फिर शुरू करते हैं, कबीर ने भी स्माइल करते हुए कहा। कुछ ही देर में दोनों ने अपनी अपनी जगह ली और गन असेंबल करना शुरू कर दिया। निखिल तेजी के साथ अपनी गन को असेंबल करने में लगा था। कबीर निखिल से तेज तो नहीं था, लेकिन एक ही बार में उसने अपने गन के 3 पार्ट्स जोड़ लिए थे और अगले ही कुछ पल में उसने निखिल को पछाड़ दिया था। कबीर को देखकर निखिल हैरान रह गया और जल्दी जल्दी अपने गन को असेंबल करने में लग गया, लेकिन कबीर उससे अभी भी बहुत आगे था। कबीर ने अब अपनी बंदूक में गोलियां भरनी शुरू की और उसने एक ही हाथ से सारे शॉट्स फायर कर लिए। कबीर की थोड़ी ही देर बाद निखिल ने भी शूटिंग ट्राई की। निखिल समझ गया था कि वो अब हार चुका है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसके लिए एक आम पुलिस वाले से हारना बहुत शर्मनाक था। वहीं कबीर अब शांति से अपनी सिगरेट पी रहा था। तभी प्रियंका भागकर टारगेट की ओर गई और दोनों के पॉइंट्स नोट करने लगी। सुन, तेरे पास गन असेंबली स्किल्स तो हैं, लेकिन तेरी शूटिंग स्किल्स देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तुझे तो बंदूक भी ढंग से नहीं पकड़ना आता, फिर निशाना लगाना तो दूर की बात है। कोई शूटिंग वाली मूवी से सीखा है क्या तूने ऐसे बंदूक पकड़ना? निखिल ने कबीर से कहा। कबीर ने निखिल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी सिगरेट पी रहा था। इतनी देर में प्रियंका टारगेट पॉइंट्स लेकर आ गई और रिजल्ट्स बताने लगी, लेकिन निखिल उसके कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ा। मुझे पता है मैं जीत चुका हूं, रिजल्ट बताओ जल्दी। प्रियंका ने रिजल्ट बताते हुए कहा। निखिल को गन असेंबली और टारगेट शूटिंग में 18 पॉइंट्स मिले हैं। इसके 2 निशाने 4 पॉइंटर जोन में गए और बाकी 2 5 पॉइंटर जोन में गए। निखिल को अपनी कैपेबिलिटीज पर बहुत घमंड था। आखिर में वो अपने डिपार्टमेंट का बेस्ट कैंडिडेट जो था। पूरे डिपार्टमेंट में उसकी शूटिंग स्किल्स और कॉम्बैट स्किल्स को कोई टक्कर नहीं दे सकता था। रिजल्ट सुनते ही निखिल ने अपनी गन टेबल पर रख दी और उसने भी सिगरेट निकाल ली। सिर्फ बच्चों को ही बंदूक चलाने के लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक हाथ से वो बंदूक का जोर झेल नहीं पाते। उस्ताद लोगों को ये काम करने के लिए सिर्फ एक हाथ की जरूरत पड़ती है। सिगरेट पीते हुए कबीर ने कहा।
फिर वो निखिल की तरफ मुड़ा और उसने आगे कहा, रिजल्ट आने के बाद अपने बाप की इज्जत करना मत भूलना बेटा। और तुम याद रखना, घर जाकर तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना है और सफाई भी करनी है। अगर अब तुम वहां नहीं रहना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, कबीर ने प्रियंका से कहा। कबीर अपने रिजल्ट देखे बिना ही वहां से जाने लगा, क्योंकि उसे पता था कि निखिल उसे अपने सपनों में भी नहीं हरा सकता। क्या हुआ, हारने से डर लगता है क्या? निखिल चिल्लाकर बोला। चुप करो, और कितनी बेइज्जती करवाओगी अपनी? तभी प्रियंका ने निखिल से कहा। कबीर को 30 पॉइंट्स मिले हैं, प्रियंका ने आगे कहा। कबीर ने निखिल को गन असेंबली और शूटिंग दोनों में ही हरा दिया था। ये सुनते ही निखिल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसके साथी भी ये सुनकर हैरान रह गए। तो ये निखिल से भी अच्छा शूटर है? मैंने आज तक किसी को इतनी जल्दी इतना स्कोर बनाते हुए नहीं देखा। वहां खड़े 2 पुलिस वालों ने कहा। निखिल शर्म से पानी पानी हो गया था। उसके मन में कबीर के लिए गुस्सा और बढ़ गया था। आखिर जिस लड़की को वो पसंद करता था उसके ही सामने वो कैसे हार मान सकता था? तुझे क्या लगता है, तू मुझे 2 चीजों में हरा देगा तो तू कहीं का 30 मार खान बन जाएगा? ये तो बहुत आसान सा कंपटीशन था। कबीर को जाते हुए देखकर निखिल ने चिल्लाकर कहा। निखिल की बात कान में पड़ते ही कबीर रुक गया। उसने मुड़कर निखिल से कहा, बाप से ऐसे बात करते हैं क्या? और मैंने तुझे इतने आसान कंपटीशन में हरा दिया, अब आसान नहीं जीत सकते तो क्या हुआ, हार से डर लगता है क्या? मैं क्रिमिनल डिपार्टमेंट से हूँ। मैं गन असेंबली जैसे छोटे कामों में अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करता। मैं क्रिमिनल्स को पकड़ने में बहुत बिजी रहता हूँ। किसी और चीज का कंपटीशन कर लो ना, निखिल ने चिल्लाकर कहा। वो अब क्या खेलना चाहता है तू? हाँ, कबीर ने पूछा। है हिम्मत? अरे हिम्मत की बात तेरे जैसे ना ही करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन रूल्स होते हैं। अब तू हारा है तो तू मुझे बाप कहकर बुला। कबीर ने निखिल को छेड़ते हुए कहा। यह सुनकर निखिल हैरान रह गया। सुन, अगर तू हार नहीं मान सकता तो तेरे साथ खेलने का कोई फायदा नहीं है, कबीर ने आगे कहा। निखिल का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। वो मन ही मन सोच रहा था कि अब उसे कैसे हराया जाए। बस कर, 2 मामूली कंपटीशन जीत के अपनी औकात मत भूल और प्रियंका को तंग करना बंद कर दे। अगर इतनी हिम्मत है तो मेरे साथ लड़ आके, निखिल ने कहा। तू भी एक बात अपने दिमाग में बिठा ले, मैं प्रियंका को तंग नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे साथ खुद रहना चाहती है। अरे ये बात चिल्ला चिल्ला कर सबको बताना जरूरी है क्या? प्रियंका ने उससे कहा। सुन लिया, मुझे पता है तुझे प्रियंका पसंद है और तू उसे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन मैं भी कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ। और हाँ, मैंने प्रियंका को बिल्कुल भी तंग नहीं किया है, कबीर ने कहा। इतनी देर में निखिल ने अपनी वेस्ट उतार ली। उसके शरीर के सारे मसल साफ साफ दिख रहे थे। वो वहां बने एक स्टेज पर गया और दस्ताने पहन लिए और उसके बाद कहा, मुझे और बात नहीं करनी है। अगर है हिम्मत तो ऊपर आ, मर्दों के जैसे बात कर। इस बार कबीर निखिल को उकसाने में सफल हो गया। प्रियंका भी समझ चुकी थी कि निखिल कबीर को यहाँ बहुत आसानी से हरा देगा। निखिल का गुस्सा सबको दिख रहा था। आज निखिल को अपनी काबिलियत प्रूव करके दिखानी ही थी। अब प्रियंका को कबीर को यहाँ लेकर आने के अपने डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा था। वो सिर्फ अपने कोलीग्स को चिढ़ाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि कबीर भी एक पुलिस वाला है, उसे अपना डिसीजन गलत लगने लगा। पहले कंपटीशन में तो कबीर ने निखिल को धूल चटा दी थी, लेकिन इस मुकाबले में प्रियंका को कबीर के हारने का डर सता रहा था। यही सोचकर प्रियंका ने कबीर का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, बस बहुत हो गया, मैं ये सब और नहीं होने दे सकती, चलो घर। जैसे ही निखिल ने प्रियंका को जाते हुए देखा, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, प्रियंका, मैं तो बस इसको कुछ लड़ने के तरीके सिखाना चाहता था। तुम तो जानते ही हो कि दिल्ली किस तरीके का शहर बन चुका है और यहाँ कैसे कैसे लोग घूमते हैं। अब इसकी पोस्ट वाले पुलिस ऑफिसर को उनसे कैसे निपटना है, ये से कौन सिखाएगा फिर? मैं सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं, बल्कि इसकी भलाई के लिए भी मुकाबला करना चाहता हूँ। क्यों कबीर, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना? निखिल ने कबीर की तरफ देखकर पूछा। नहीं, बात में दम तो है,
कबीर ने जवाब दिया, मुझे ये सब नहीं सुनना है। प्रियंका ने इतना कहा, फिर वो कबीर के कान में कुछ कहने लगी। तुम जानते नहीं हो, निखिल काफ़ी स्किल फाइटर है। वो तुम्हें लड़ने के लिए उकसा रहा है। उसकी बातों में मत आओ, वरना गाड़ी से घर नहीं, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन कबीर ने प्रियंका की कोई बात नहीं सुनी और सीधा स्टेज पर चला गया। ओए, अगर तू मुझे पापा बोलेगा तो मैं पक्का तेरे साथ लड़ूंगा। हाँ, कबीर ने निखिल से कहा। यह सुनकर निखिल का गुस्सा अब और बढ़ गया था। कबीर की बातें उसके जख्मों को कुरेद रहे थे। उसको पता था कि अगर वो कबीर की बात नहीं मानेगा तो फिर उसके पास से कबीर को हराने का ये इकलौता मौका भी चला जाएगा। और आखिर उसे प्रियंका को भी तो इम्प्रेस करना था। बस इसी वजह से निखिल ने अपने गुस्से को पीते हुए कबीर को पापा बोल ही दिया। निखिल के लिए वो शब्द अपने मुंह से निकालना जैसे हार मानने के बराबर था। गुड बॉय, पापा तुम्हारे साथ पक्का खेलेंगे। कबीर ने हंसते हंसते कहा। फिर कबीर स्टेज पर चला गया। निखिल के साथियों ने कबीर की तरफ लड़ने के लिए ग्लव्स फेंक दिए। क्या तुझे वार्म अप की जरूरत है? निखिल ने कहा। तो उससे लड़ने के लिए मुझे वार्म अप की जरूरत नहीं पड़ेगी, चला जा। कबीर ने फिर से हंसते हुए कहा। तभी निखिल ने कबीर की तरफ एक जोरदार फ्लाइंग किक मारी, लेकिन कबीर ने उसे बहुत ही आसानी से रोक लिया। निखिल को कबीर की तेजी देखकर बहुत हैरानी हुई। कुछ ही पल बाद उसने कबीर को दोनों हाथों से मुक्के मारने शुरू कर दिए, लेकिन कबीर ने उनसे भी अपने आप को बचा लिया। निखिल के बहुत सारे वार बेकार चले गए क्योंकि कबीर ने अपनी तेजी के कारण उन्हें बहुत ही आसानी से रोक लिए थे। कबीर ने फिर हंसते हुए निखिल से कहा, अरे क्या तू मुझे छूने का ट्राई भी कर रहा है, हैं? लगातार वार करते रहने के कारण निखिल बहुत ज्यादा थक चुका था और वो बहुत तेजी से सांस ले रहा था। तेरी डॉजिंग टेक्निक्स इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? निखिल ने कबीर से कहा। तभी कबीर ने अपने ग्लव्स उतारकर जमीन पर फेंक दिए और निखिल से कहा, डॉजिंग से मैं भी थक चुका हूं, अब असली लड़ाई करें। निखिल का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो कबीर को अभी तक एक बार भी नहीं मार पाया था। ऊपर से अब कबीर ने उसे और लड़ने के लिए उकसा दिया था। निखिल गुस्से से फटने ही वाला था कि उसने अपनी पूरी जान लगाकर कबीर को मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने उसका मुक्का एक ही हाथ से रोक लिया और अपने दूसरे हाथ से निखिल के पेट की तरफ जोर से वार कर दिया। निखिल को कबीर का मुक्का इतनी जोर से लगा कि वो दर्द से कराहने लगा। उससे ये दर्द सहन नहीं हो रहा था। वो बदहवास होकर गिरने ही वाला था कि उसने हिम्मत करते हुए अपने आप को संभाला। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। कुछ देर तक अपना पेट सहलाने के बाद उसने फिर से अपनी पूरी जान लगाकर कबीर को एक लात मारी, लेकिन निखिल के इस वार को भी कबीर ने बहुत ही आसानी से रोक लिया और बदले में उसी वक्त निखिल को फिर से पेट पे मुक्का मार दिया। उस मुक्के से लगी चोट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निखिल के मुंह से अब खून निकलने लगा था। निखिल ने खून को निगलते हुए अपना मुंह साफ किया और फिर कबीर पर मुक्कों की भारी बरसात कर दी, लेकिन कबीर ने उनको भी बहुत ही आसानी से रोक लिया। इस बार कबीर ने निखिल के पेट पर मुक्के तो मारे ही साथ अपनी पूरी ताकत से निखिल को 2 थप्पड़ भी जड़ दिए। इतना मार खाने के बाद निखिल की हालत पस्त हो गई थी। वो लगातार उल्टियां कर रहा था। निखिल का मुंह सूजकर पूरा लाल हो चुका था और अब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन ये देखते हुए भी कबीर नहीं रुका और फिर से निखिल के पेट की तरफ वार कर दिया। कबीर का वार इतना तेज था कि उसे देखकर लग रहा था जैसे ब्रूस ली खुद निखिल से लड़ाई कर रहा हो। लगातार मार खाने के बाद निखिल अब लगभग बेहोश हो गया था। तभी स्टेज पर जोर से किसी के गिरने की आवाज आई और आवाज सुनते ही सभी लोग स्टेज की तरफ दौड़ कर आए। उन्होंने देखा कि निखिल के मुंह से बहुत खून बह रहा है, लेकिन अब भी निखिल की अकड़ नहीं गई थी। खुद को संभालते हुए उसने कबीर से कहा,
क्या तू सिर्फ मुक्के ही मारना जानता है? तुझे बोला था ना मैं तेरा बाप हूं, अगली बार मत भूल जाना, कबीर ने निखिल से कहा। प्रियंका ने जब निखिल को स्टेज पर पड़े देखा तो उसे लगा जैसे निखिल को अटैक आ रहा हो। उसने निखिल से पूछा, क्या तुम ठीक हो? इधर कबीर को लगा कि बात अब शांत हो गई है, इसलिए वो मुड़कर वापस जाने लगा। निखिल के सभी साथी उसे संभालने में लगे थे और सांस लेने में उसकी मदद कर रहे थे। उन्होंने तभी निखिल से कहा, ज्यादा शो ऑफ अच्छा नहीं होता, देखो तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। तुझे हीरोइन तो मिली नहीं, लेकिन तू पिक्चर का विलेन जरूर बन गया, जिसकी अभी अभी हीरो से पिटाई हुई हो। अब बस भी करो, उसकी हालत तो देखो, अभी उसको हॉस्पिटल ले जाना ज्यादा जरूरी है, प्रियंका ने सबसे कहा। निखिल का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने तभी रोते रोते सबसे कहा, तुम सबको क्या लगता है कि मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं हार गया हूं? बिल्कुल नहीं, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं उसको हाथ तक नहीं लगा पाया। मुझे अपनी जिंदगी में इतनी शर्म कभी भी नहीं आई है। मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसको हाथ तक क्यों नहीं लगा पाया? यह सुनकर निखिल के साथियों ने प्रियंका से पूछा, तुम श्योर हो कि कबीर की पुलिस आईडी फेक नहीं है? प्रियंका जो खुद ही रिजल्ट से हैरान थी, कोई जवाब नहीं दे पाई। कुछ देर बाद वो धीरे से बोली, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूं कि ये कोई आम इंसान नहीं है, इसका कोई ना कोई राज तो जरूर है। रात हो चुकी थी और कबीर को आज अपनी ड्यूटी की पहली नाइट शिफ्ट पर जाना था। वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर तैयार ही हो रहा था कि उतने ही देर में उससे उम्र में काफी बड़ा एक पुलिस वाला वहां पर आ गया और उसने कहा, तुम्हें नाइट शिफ्ट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पुलिस वाले को देखकर बताया जा सकता था कि उसका तजुर्बा बहुत ज्यादा है और उसने अपनी जिंदगी के कई साल पुलिस में ही काटे थे। आज सुबह उस आदमी के चेहरे को क्या हुआ था? कबीर ने उससे पूछा। कबीर उस पुलिस वाले की बात कर रहा था जिसकी शिफ्ट उसने ले ली थी। उसने वहां लड़ाई कर ली थी जहां उसे नहीं करनी चाहिए थी। रात में दिल्ली बदल जाता है और जिस एरिया में हम पेट्रोल करते हैं वहां शहर के कई अमीर लोग आते हैं, जो लोग दिल्ली की नाइट लाइफ का मजा उठाते हैं। हम पुलिस वाले उन लोगों से दूर ही रहना पसंद करते हैं और जिसकी तुम बात कर रहे हो उसको उन्हीं अमीरजादों ने मारा था। जिस जगह पर हम हैं वहां दूसरों से ज्यादा अपना ख्याल रखना जरूरी है। आओ चलो, मैं तुमको हमारा पेट्रोलिंग एरिया दिखाता हूं। उसकी बात सुनकर कबीर ने अपना सिर हिलाया और उस पुलिस वाले के साथ चल दिया। जाने से पहले उसने अपने आप को शीशे में देखा और अपनी गन उठाई। कबीर को उसकी गन आज ही असाइन हुई थी। कुछ देर बाद कबीर उस पुलिस वाले की बाइक पर बैठ गया और फिर वो दोनों अपनी ड्यूटी निभाने चल पड़े। कबीर के साथ जाने वाले उस पुलिस ऑफिसर का नाम प्रदीप सिंह था। प्रदीप को पुलिस फोर्स ज्वाइन किए अब 7 साल हो चुके थे। उसे अपने एरिया की सबसे ज्यादा जानकारी थी। उसे पता था कि किससे पंगा लेना है और किससे नहीं। शायद यही वजह थी कि स्टेशन इंचार्ज ने कबीर के साथ प्रदीप को भेजा था। कुछ ही देर में प्रदीप और कबीर अपने एरिया के स्कूल कैंपस पहुंच गए थे। वहां पर उनका काम नाइट क्लासेस करके घर लौट रहे बच्चों की रखवाली का था। वहां पहुंचकर कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद कबीर ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और प्रदीप को भी दे दी। सिगरेट पीते पीते प्रदीप ने कबीर से कहा, याद रखना, हम पुलिस वालों को दिल्ली में 3 तरीके के लोगों से बचकर रहना होता है। पहले तो वो लोग जिनकी छाती पर टैटू हैं, दूसरे वो लोग जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और आखिरी लेकिन सबसे खतरनाक, सुंदर औरतें। कबीर को प्रदीप की बात कुछ समझ नहीं आई, इसीलिए उसने प्रदीप से पूछा, और ऐसा क्यों भला? हमें क्यों उनसे क्यों बच के रहना चाहिए? सिगरेट के कश लेते हुए प्रदीप ने उसका जवाब दिया, पहले तरीके के लोग दिल्ली के अंडरग्राउंड दुनिया से हैं। दिन में तो ये लोगों के शोर में दब जाते हैं, लेकिन रात होते ही ये शहर के राजा बन जाते हैं। दिन में ये सारे लोग एक इज्जतदार की तरह कामों में लगे रहते, लेकिन रात होते ही ये अपनी काली करतूतों में लग जाते हैं।
तुमने दिल्ली के माफिया के बारे में तो सुना ही होगा। दिल्ली के सबसे बड़े 4 गैंग आज भी जिंदा हैं। हाँ, हम पुलिस वाले हैं और हमें उनसे नहीं डरना चाहिए, लेकिन पुलिस वालों के पास भी परिवार होता है। बदला लेने के लिए गैंग वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। रही बात बड़ी बड़ी गाड़ी वालों की, तो असल में वही शहर को चला रहे हैं। उन्हीं के पैसों से ये शहर सांस ले पाता है और इसी वजह से उनके ऊपर सरकार का हाथ है। उनको पुलिस वालों से कोई डर नहीं है। इतना सुनकर कबीर ने उससे पूछा, इन दोनों का तो समझ आता है, लेकिन सुंदर औरतों का क्या? जिसे सुनते ही प्रदीप ने हंसते हुए जवाब दिया, देश की राजधानी होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा शहर है दिल्ली। यहाँ सारी लड़कियां सिर्फ एक चीज के पीछे हैं और वो है पैसा। हर साल दिल्ली में भर भर के जवान और सुंदर लड़कियां आती हैं और वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए आती हैं। ये एक तरीके का सौदा है। वह अपनी सुंदरता से एक ऐशो आराम की जिंदगी खरीदना चाहती। जो भी रात में सुंदर लड़की देखे तो समझ जाना उसके ऊपर किसी अमीर आदमी का हाथ है और हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। स्कूल के सारे बच्चे एक एक करके निकल रहे थे। तभी प्रदीप को अपने स्टेशन से फोन आया। उस फोन से प्रदीप को पता चला कि दिल्ली जिमखाना क्लब के पास एक लड़ाई हो रही है। प्रदीप ने जल्दी से अपना फोन रखते हुए कबीर से कहा, मैं जिमखाना जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको और स्कूल खाली होने तक इंतजार करना। जैसे यहाँ से सब चले जाएंगे तुम मेरे पास आ जाना। प्रदीप ने जल्दी से अपना फोन रखते हुए कबीर से कहा, ठीक है सर। कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा। प्रदीप के जाने के बाद कबीर उसी सड़क पर खड़ा बच्चों पर नजर रख रहा था। जब स्कूल खाली हो गया तब कबीर अपनी बाइक पर बैठा और उस जगह के चक्कर लगाने लगा। उसी दौरान उसको स्कूल के पीछे एक गली में बच्चों का एक झुंड दिखा। वो सब बच्चे एक अकेले बच्चे को घेरे हुए थे। ये देखकर कबीर ने अपनी बाइक का हॉर्न बजाते हुए कहा, तुम सब अभी तक यहीं पर हो, घर नहीं गए? जैसे ही उन बच्चों को एक पुलिस वाला दिखा वो सब तुरंत वहां से 9-2-11 हो गए। लेकिन जाते जाते वो कबीर को तेज नजर से देखे जा रहे थे। सारे बच्चों के जाने के बाद कबीर को वो अकेला बच्चा दीवार पकड़कर खड़ा दिखा। तुम ठीक हो? कबीर ने उस बच्चे से पूछा। उस बच्चे के बाल हल्के सुनहरे रंग के थे। उस लड़के ने बहुत ही महंगी घड़ी भी पहनी हुई थी। उस लड़के की घड़ी में असली हीरे लगे हुए थे। तुम अपने काम से काम रखो, उस लड़के ने कबीर से कहा। यह सुनकर कबीर को हंसी आ गई। तुम भूल गए क्या? अभी उन लड़कों से पिटते पिटते बचे हो। कबीर ने कहा, तो तुम्हें यह नहीं दिखा कि वो लोग मुझे इसलिए घेरे हुए थे क्योंकि वो मुझे अकेले नहीं हरा सकते? सुनहरे बाल वाले लड़के ने कहा, जाओ अपने घर जाओ, इस उम्र में ये समय बाहर घूमने का नहीं है। कबीर ने उस बच्चे से कहा, मैं 16 साल का हूँ और मुझे क्या करना ये मैं अच्छे से जानता हूँ। उस लड़के ने अपने मुंह से खून साफ करते हुए जवाब दिया, मेरे माँ बाप भी मुझे नहीं बताते कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, तो तुम कौन हो? कबीर को उस बच्चे की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, वो उन लड़कों को तुम्हारी घड़ी दिखाई नहीं दी, वरना वो आज तुम्हें छोड़ते नहीं। कबीर ने कहा, मैं तो तुम्हें हल्के में ले रहा था, पर तुम्हारी नज़र तो काफ़ी अच्छी है। उस लड़के ने कबीर से कहा, तुम्हारे ब्रांडेड कपड़े और घड़ी की कीमत कम से कम 2 लाख तो होगी। इतनी महंगी चीज़ें तुम्हारी उम्र का लड़का मुश्किल से ही अफोर्ड कर सकता है। तुम पक्का किसी अमीर घर से आते हो। और हाँ, मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे जैसा लड़का किडनैप हो जाए तो फिर तुमको ढूंढने का काम हमारे ही कंधों पर आएगा। जाओ अपने घर जाओ और हम पुलिस वालों का काम मत बढ़ाओ। ये लड़ाइयाँ सिर्फ मूवी में ही अच्छी लगती हैं। ये बोलकर कबीर अपनी बाइक स्टार्ट करके जाने ही लगा था कि उस सुनहरे बालों वाले लड़के ने उसे रोक लिया और कहा, मुझे मेरा भाई लेने नहीं आ सकता, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, ये सब करना मेरा काम नहीं है। कबीर ने जवाब दिया, मैं कैब करके जाने वाला ही था, लेकिन उन बच्चों ने मेरे पैसे मुझसे छीन लिए हैं। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बच्चे ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, कहाँ जाना है तुम्हें?
अगर दूर हुआ तो नहीं जा पाऊंगा, मैं भी ड्यूटी पर हूँ। कबीर ने कहा। अब दिल्ली जिम खाना क्लब, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ जाना तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए सही नहीं है। अरे मेरा भाई है वहाँ पर और उसके पास घर की चाबियाँ हैं। अगर मैं उससे चाबी नहीं लूँगा तो घर कैसे जाऊँगा? अगर तुम मुझे लेकर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे सीनियर को जाके कंप्लेन कर दूँगा। उस बच्चे की बात पर कबीर ने 2 मिनट तक सोचा। स्कूल पूरा खाली हो चुका था और उसे जिम खाना ही जाना था। ये सब सोचकर उसने बच्चे से कहा, ठीक है, बैठ जाओ। कुछ ही देर में कबीर उस सुनहरे बाल वाले बच्चे को लेकर दिल्ली जिम खाना क्लब पहुंच गया। जैसे ही वो दोनों क्लब के करीब आए तभी उनको किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर जब कबीर ने देखा तो उसका साथी प्रदीप वहां हो रही लड़ाई को शांत कराने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी उस सुनहरे बालों वाले लड़के को उस लड़ाई के बीच में अपना भाई नजर आया। वो तुरंत कबीर के बाइक से उतरकर लड़ाई के बीच में चला गया और एक लड़के को धक्का देकर पूछने लगा, क्या कर रहे हो तुम सब? उस लड़के के धक्के से दोनों तरफ का गुस्सा और बढ़ गया और गाली गलौज भी होने लगी। वहां खड़ी महंगी और बड़ी गाड़ियों को देखकर कबीर समझ गया कि वहां मौजूद सारे ही लोग काफी अमीर और बड़े घरों के थे। तभी उसकी नजर अपने 4 साथियों पर पड़ी जो कि लड़ाई शांत कराने में लगे हुए थे, लेकिन कोई भी लड़ाई के बीच में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये देखकर कबीर प्रदीप के पास गया और उसने धीरे से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? क्यों लड़ रहे हैं ये लोग? दोनों ही ग्रुप्स में बहस चल रही है। किसी ने दूसरी तरफ से आ रही गाड़ी पर थूक दिया। जिसकी गाड़ी थी उसके साथ 2 इंसान और थे, लेकिन जिसने थूका उसके साथ 7 आदमी थे। ये लोग इसी बात पे आधे घंटे से बहस कर रहे हैं, प्रदीप ने कहा। सुनहरे बाल वाले बच्चे का बड़ा भाई गाड़ी वाले की तरफ से लड़ रहा था। वो अपने छोटे भाई को स्कूल से लेकर जाने वाला था, लेकिन तभी किसी ने उसकी गाड़ी पर थूक दिया और उसके बाद बहस शुरू हो गई। जिस ग्रुप की तरफ से थूका गया था वो माफी मांगने को तैयार नहीं हो रहे थे और दूसरी तरफ वाले लोग भी बात शांत करने को राजी नहीं थे। कुछ ही देर में कबीर ने कुछ और गाड़ियां आती देखी। उन गाड़ियों में से कम 8-9 जवान उतरे। उनको देखकर कोई भी बता सकता था कि ये लोग काफी अमीर घर से हैं। वो सारे लोग उस सुनहरे बालों वाले लड़के के भाई की तरफ से आए थे और वो आते ही चिल्लाने लगे, किसने वरुण को हाथ लगाने की हिम्मत की है? हाँ? सुनहरे बालों वाले लड़के के भाई का नाम वरुण था। अब वरुण की टीम में लोग बढ़ गए थे। उन सब ने दूसरे ग्रुप को चेतावनी देते हुए कहा, तुम अभी भी माफी नहीं मांगने वाले? जब दूसरे गुट ने देखा कि वरुण की टीम अब मजबूत हो चुकी है तो वो डर गए और उन्होंने कहा, जो हुआ वो गलती से हुआ। जानकर तुम लोगों से कौन ही लड़ना चाहेगा। लो मेरी गाड़ी पर भी थूक लो, मैं माफी भी मांग लूंगा। चलो अब बात खत्म करते हैं। लेकिन अब वरुण में कॉन्फिडेंस आ गया था और उसने ठान ली थी कि अब वो बात आसानी से खत्म नहीं करेगा। उसने दूसरे ग्रुप के लड़कों से कहा, अब तुम्हारी हेकड़ी कहाँ गई? तुमको बात करनी है? अब तू अगर गाड़ी को साफ भी कर देगा ना तो भी हम तुझे माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर फिर से वो लोग गुस्से में आ गए। उनमें से एक आदमी ने कहा, तुझे लड़ाई शुरू करनी है? हाँ, अगर यही बात है तो मैं भी अपने आदमियों को बुला लेता हूँ, फिर देखते हैं कौन किससे माफी मांगेगा। ये बोलकर उस लड़के ने अपना फोन निकाला और फोन मिलाने लगा। कबीर बहुत देर से ये सब देख रहा था और अब उससे बिल्कुल भी नहीं रहा गया। उसने प्रदीप से कहा, ये अमीर बाप के लड़के हर चीज अपने ईगो पर क्यों ले लेते हैं? ऐसे मत बोलो, वो सुन लेंगे तो हमारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। प्रदीप ने कबीर को शांत कराते हुए कहा, प्रदीप अब तुम ही बताओ यहाँ क्या हो सकता है? अगर हमारी आंखों के सामने लड़ाई हो जाती है तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। कबीर ने कहा, हम पहले ही सब शांत कराने की कोशिश कर चुके हैं। अब अगर बात हाथ से निकलती है तो फिर हम एम्बुलेंस बुलाने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। इस लड़ाई के बीच में पड़ना हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। प्रदीप ने जवाब दिया, हमारा यहाँ चुपचाप खड़ा रहना क्या सही रहेगा? अगर कोई इसकी वीडियो बनाकर हमारे सीनियर्स को भेज देगा तो हम क्या करेंगे? ऐसे तो हम सिर्फ और सिर्फ टैक्स देने वाले लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो फिर पुलिस का नाम लोगों के बीच बहुत खराब हो जाएगा। और तुम्हें तो पता है कि ऐसी खबर मीडिया में चली गई तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। कबीर ने गुस्से से कहा, इस समय अगर हम बीच में पड़ेंगे तो मामला और भी खराब हो सकता है।
दोनों ही तरफ के लोग बहुत ताकतवर हैं। अगर हम किसी की भी तरफदारी करेंगे तो हमारी नौकरी पर बात आ सकती है। क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? प्रदीप ने जवाब दिया, मैं एक फौजी हूं और मुझे लगता है कि सभी को लॉ के हिसाब से चलना चाहिए। कबीर ने गुस्से से आगे कहा, मैं गलत होता देख अपनी आंखें कतई बंद नहीं कर सकता।